13 फरवरी 2023 के दिन करीब 12 बजे गोपाल शर्मा ने अपने बच्चों को कोरबा से कॉल किया। पहले उन्होंने अपने बेटे आर्यन शर्मा के नंबर पर फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद गोपाल शर्मा ने थोड़ा परेशान होकर अपनी बेटी इशिका शर्मा को फोन मिलाया, लेकिन इधर से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। कई बार कॉल करने के बाद भी जब दोनों बच्चों में से किसी से भी कांटेक्ट नहीं हुआ, तो गोपाल शर्मा ने हार कर चौकीदार को फोन किया। और जब चौकीदार घर के अंदर गया तो बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि सामने ही इशिका की लाश पड़ी थी, जबकि आर्यन अपने कमरे में बेसुध नींद में चूर था। लेकिन किसने ली थी इशिका शर्मा की जान? कौन था इनकी जान का दुश्मन? कैसे भाई को अपनी बहन की डेथ का पता नहीं चला? कौन था रोहन पांडु और क्या कनेक्शन था इसका इशिका शर्मा के साथ? चलिए इस पूरे केस फाइल को बिल्कुल शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। ये केस फाइल जुड़ा है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा से, जो कि अपनी लहराती फसलों, हरे भरे खेतों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसकी पहचान होने लगी थी एक फेमस यूट्यूबर एंकर इशिका शर्मा की वजह से, जो धीरे धीरे जांजगीर चंपा की चहेती और घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली एक मेहनती, खुशमिजाज और काबिल लड़की थी। इशिका शर्मा ने महज 22 साल की उम्र में अपना एक अलग नाम बना लिया था। ये यूट्यूब पर एंकरिंग किया करती थी और हजारों लाखों लोग इनकी वीडियोस को देखना, इन्हें सुनना पसंद करते थे। इस तरह 22 साल की छोटी सी उम्र में इशिका शर्मा की मेहनत, कुछ कर गुजरने की लगन के कारण ही कामयाबी इनके कदम चूम रही थी। 2 फरवरी 2023 के दिन ही इशिका शर्मा अपनी पूरी फैमिली के साथ जांजगीर चंपा में शिफ्ट हुई थी, जहां इन्होंने एक आलीशान घर खरीदा था और पूरी फैमिली यहां आने के बाद काफी खुश भी थी। इशिका के घर में उनके माता पिता और एक भाई था। पिता का नाम गोपाल शर्मा, जो एक अच्छी पोस्ट के पत्रकार थे, वहीं माँ बच्चों और घर को संभाले हुए थी। इशिका के भाई का नाम है आर्यन शर्मा। इस छोटी सी फैमिली में ना तो पैसों की तंगी थी और ना ही खुशियों की। हंसी खुशी यह परिवार अपनी जिंदगी गुजार रहा था। गोपाल शर्मा को अपनी बेटी इशिका शर्मा पर काफी गर्व था, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ अपने दम पर अपना नाम बनाया था, बल्कि माँ बाप का भी खूब नाम रोशन किया था और कमाती भी काफी अच्छा खासा थी। इसलिए पूरा परिवार इशिका से काफी खुश था और कदम कदम पर इन्हें सपोर्ट करता था। इशिका यूट्यूब पर एंकरिंग करने के अलावा पढ़ाई भी किया करती थी। इशिका LLB की पढ़ाई कर रही थी और साथ ही इन्होंने रायपुर में बने उषा भावरे ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एडमिशन भी लिया था। इस तरह इशिका शर्मा प्रोफेशन के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी। इशिका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी जिंदगी में रोहन पांडु नाम का एक लड़का था, जो कि बिलासपुर जिले के भदोरा से ताल्लुक रखता था। पांडु और इशिका की पहली मुलाकात 6 साल पहले हुई थी, जब इशिका ने पत्रकारिता की फील्ड में अपना पहला कदम रखा था। यही रोहन भी काम करता था और काम के चलते दोनों की अच्छी बातचीत भी हो गई थी। इशिका की फैमिली की तरह ही रोहन की फैमिली भी वेल्दी थी। रोजाना काम की वजह से दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों के बीच अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो गई। रोहन इशिका से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था, जिसकी कोई हद नहीं थी। वहीं इशिका भी रोहन को पसंद करने लगी थी। इस तरह दोनों की ये दोस्ती का रिश्ता काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर ही इशिका ने ध्यान दिया और देखते ही देखते इशिका पत्रकारिता का एक जाना माना नाम बन गई। दिन था 12 फरवरी 2023 का, जब इशिका के माँ बाप कोरबा में अपने पुराने घर गए और घर पर इशिका और आर्यन ही थे। रात के करीब 8 बजे होंगे जब रोहन पांडु अपने दोस्त के साथ इशिका शर्मा के घर पहुंचा। इसके दोस्त का नाम था राजेंद्र सूर्या। रोहन पांडु का इशिका के पिता गोपाल शर्मा के साथ भी मेल जोल था और ये इशिका के साथ भी काम करता था, इसलिए इसका इशिका के घर पर आना जाना लगा रहता था, जिससे इशिका के पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए बेझिझक होकर रोहन उनकी गैर हाजिरी में भी इशिका से मिलने चला आया। रोहन आज 2 महीने के बाद इशिका के घर गया था, इसलिए दोनों बैठे बातें कर ही रहे थे कि रोहन ने इशिका से पूछा कि अंकल आंटी कोरबा कैसे गए हैं। इससे पहले कि इशिका इस सवाल का जवाब दे पाती, तभी इशिका के पास एक कॉल आया, जिसे तुरंत इशिका ने उठाया और बात करने लगी। इशिका बात करते समय काफी खुश लग रही थी और खूब हंस भी रही थी और साथ ही बात करते समय बीच बीच में रोहन को भी देख रही थी। काफी देर बीत जाने के बाद भी इशिका ने कॉल कट नहीं किया। ये देखकर रोहन को गुस्सा आने लगा, क्योंकि रोहन समझ चुका था कि इशिका किसी लड़के से बात कर रही है। यही सोचकर उसका रवैया बदलने लगा और कुछ समय बाद इशिका कॉल कट करके रोहन के पास आ गई। रोहन ने गुस्से में कहा कि तुम नहीं सुधरोगी। मैंने तुम्हें लाख समझाया, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात नहीं समझती। शायद मुझ में ही कोई कमी है, जो मैं तुम्हें बार बार समझाने आ जाता हूँ। ये सुनकर इशिका का भी मूड चेंज हो गया और इशिका ने कहा कि तुम मुझ पर बंदिशें लगा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी ही ना करूं, फिर क्या करोगे? इस पर रोहन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि शादी के बाद तुम्हारी ही चलेगी, लेकिन फिर भी मेरा तुम पर कुछ हक है।
ये सुनकर इशिका ने जवाब दिया कि जब मैं अपने पेरेंट्स की हर बात नहीं मानती तो भला मैं तुम्हारी कैसे मानूं? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जवाब सुनने के बाद रोहन और ज्यादा गुस्सा हो गया। इशिका ने रोहन को समझाया कि जिस तरह तुम मेरे दोस्त हो, ठीक उसी तरह दूसरे लड़के भी मेरे दोस्त हैं। लेकिन फिर जब इशिका ने इसकी तरफ हंसते हुए कहा कि आगे क्या करना है ये बताओ, तो रोहन का भी गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और रोहन ने राजेंद्र की तरफ देखकर कहा कि चलो सब लोग होटल चलकर वहीं पर खाना खाकर आते हैं। इसके बाद सिर्फ राजेंद्र और रोहन ही होटल गए और फिर 13 फरवरी 2023 का दिन आ गया। जब सुबह के करीब 10 बजे इशिका शर्मा के पिता गोपाल शर्मा ने अपने बेटे आर्यन को कॉल किया। पहली बार में आर्यन ने कॉल रिसीव नहीं किया। ये देखकर उन्होंने दूसरी तीसरी बार कॉल किया, लेकिन इस बार भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद गोपाल शर्मा ने अपनी बेटी इशिका को फोन किया, पर इशिका की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। ये देखकर गोपाल शर्मा को लगा कि आज संडे है तो हो सकता है कि बच्चे अभी तक सो रहे हों, इसलिए उन्होंने अपने मन को समझाकर फोन करना बंद कर दिया। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद दोबारा कॉल्स किए तो फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब गोपाल शर्मा और उनकी वाइफ दोनों ही फिक्र करने लगे। गोपाल शर्मा ने कॉलोनी के गार्ड को कॉल किया और कहा कि हम कल से कोरबा आए हुए हैं, जरा घर जाकर बच्चों से बात करा दो। चौकीदार तुरंत ही गोपाल शर्मा के कहने पर इनके घर पहुंच गया और जब दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो देखा कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। इसलिए चौकीदार घर के अंदर चला गया और जब सामने देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि सामने जमीन पर इशिका शर्मा की लाश पड़ी हुई थी। चौकीदार ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सभी लोग जल्दी से इशिका के पास आ गए और जब घर को चेक किया गया तो पता चला कि आर्यन अपने कमरे में सोया हुआ है। जल्दी जल्दी सभी लोग आर्यन को उठाते हैं और जब इससे इशिका के बारे में पूछा जाता है तो इसे कुछ भी पता नहीं होता। ये बदहवास हालत में जब बाहर आकर जमीन पर अपनी बहन की लाश को देखता है तो इसको भी कुछ समझ में नहीं आता और ये इशिका को देखकर रोने लगता है। इशिका की लाश को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये नेचुरल डेथ का मामला नहीं है, इसलिए आसपास के लोग जल्दी से पुलिस को इस घटना की इत्तला देते हैं और पुलिस भी केस की गंभीरता को समझते हुए जल्द ही इशिका के घर आ जाती है। इशिका के पिता गोपाल शर्मा नगर के एक काबिल पत्रकार थे। इनकी बड़े लोगों में अच्छी जान पहचान थी, इसलिए पुलिस जब इशिका शर्मा का केस सुनती है तो फौरन चली आती है। इसी बीच इशिका शर्मा के माँ बाप को भी कॉल कर पूरी वारदात के बारे में बताया जाता है। इस खबर के मिलते ही गोपाल शर्मा भी अपनी पत्नी को लेकर कोरबा से निकल गए। इनके घर पहुंचने से पहले ही पुलिस घर पहुंच चुकी थी। पुलिस ऑफिसर एसपी विजय अग्रवाल से इशिका अक्सर मिलती रहती थी, इसलिए इस केस को इन्होंने काफी पर्सनली हैंडल किया और जल्दी से डॉग स्क्वाड बुलवाई, जिससे खूनी तक पहुंचना आसान हो सके। विजय अग्रवाल ने केस की गंभीरता को देखते हुए जांच में तेजी लाने का ऑर्डर दिया और फिर पुलिस ने इशिका के भाई आर्यन से पूछताछ की और कल रात से जुड़ी हर एक जानकारी को बताने के लिए कहा। आर्यन ने बताया कि कल रात इशिका से मिलने रोहन और राजेंद्र आए थे। कुछ देर बैठने के बाद रोहन ने इशिका से होटल में डिनर करने के लिए कहा, लेकिन इशिका ने मना कर दिया। ये देखकर रोहन ने डिसाइड किया कि वो राजेंद्र के साथ होटल से खाना घर लेकर आएगा और सब घर पर ही डिनर करेंगे। इसके बाद रोहन राजेंद्र के साथ होटल चला गया और वहां से खाना लेकर आया। आर्यन ने बताया कि उसे खाना खाते ही नींद की खुमारी होने लगी और वो इतना नींद में चूर हो गया कि रोहन ने ही उसे कमरे तक पहुंचाया और उसके बाद क्या हुआ आर्यन को कुछ भी नहीं पता। ये कहानी सुनने के बाद पुलिस का माथा भी ठनक गया और पुलिस समझ गई कि इस केस की कड़ी रोहन से जुड़ी है। उसी ने आर्यन को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी होंगी और फिर इशिका को मौत की नींद सुला दिया होगा। एसपी विजय अग्रवाल इस केस को लेकर वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए इन्होंने इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले रोहन तक पहुंचने का फैसला किया। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई और ये एम रखा कि हमें 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ना है। आर्यन की बताई कल रात की कहानी से ये समझ में आ चुका था कि इस केस का आरोपी हो न हो रोहन और उसका दोस्त राजेंद्र ही है, इसलिए पुलिस ने दूसरे जिले की पुलिस से भी हेल्प ली और पुलिस की मेहनत जल्द ही रंग भी ले आई। पुलिस ने कुछ ही समय बाद मुंगेली रोड से रोहन को अरेस्ट कर लिया और इसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां रोहन ने अपना गुनाह कबूल किया और साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि रोहन ने ही इशिका को मौत के घाट उतारा है और इस वारदात में राजेंद्र ने भी इसका साथ दिया है। रोहन के बयान के आधार पर पुलिस ने राजेंद्र को बड़ौदा जिले से धर दबोचा। रोहन को पता था कि उसका गुनाह एक दिन उसे पुलिस के सामने ला खड़ा करेगा, इसलिए रोहन गिरफ्तारी के डर से रायगढ़ शहर निकल गया और यहाँ अपने दोस्त से इसने मुलाकात की और फिर रोहन ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने लंबे बालों को भी छोटा करा लिया, लेकिन फिर भी रोहन पुलिस के हाथ से बच न सका और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ करनी शुरू कर दी। रोहन पांडु और राजेंद्र सूर्या ने भी पुलिस के डर से पूरी कहानी उगलना शुरू कर दी। रोहन पांडु ने बताया कि 12 फरवरी की रात जब मैं राजेंद्र के साथ होटल से खाना पैक कराकर बाहर निकला तो हम सीधा इशिका के घर नहीं गए, बल्कि पहले मैंने राजेंद्र के साथ नहर के किनारे बैठकर शराब पी और यही इन दोनों ने इशिका को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। जब रोहन घर पहुंचा तो इशिका अब भी किसी से फोन पर बात कर रही थी।
ये देखकर रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो शांत हो गया। इसने पहले इशिका और आर्यन के साथ बैठकर खाना खाया और आर्यन के खाने में नींद की गोलियां मिली होने की वजह से आर्यन जल्द ही नींद की हालत में हो गया, जिसे रोहन कमरे में छोड़ आया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद रोहन इशिका के पास आया और दोनों में फोन कॉल को लेकर बहस होने लगी। रोहन इशिका से बेहद प्यार करता था, इसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि इशिका किसी भी लड़के से बात करे। रोहन इशिका से शादी करना चाहता था, लेकिन इशिका के सपने काफी बड़े थे। वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहती थी, इसलिए इशिका ने रोहन से कहा कि तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना होगा, अगर नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं है। रोहन को लग रहा था कि जब अभी इशिका इसकी बात नहीं मानती तो भला पढ़ लिख कर कुछ बनकर वो रोहन को बिल्कुल ही भूल जाएगी। इन्हीं सब बातों से रोहन और ज्यादा गुस्से में आ गया और इसने इशिका को जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दोनों की लड़ाई आगे बढ़ी। रोहन ने इशिका का गला पकड़ लिया। इशिका ने जब खुद को बचाने की कोशिश की तो राजेंद्र ने भी इशिका के पैर पकड़ लिए और इसको काबू कर लिया और रोहन ने इशिका का गला दबाकर उसकी जान ले ली। 14 फरवरी को जब इशिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उससे भी यह खुलासा हुआ कि इशिका का मुंह और गला दबाकर उसे मारा गया था और मारने से पहले इशिका के साथ काफी मारपीट भी की गई थी, इसलिए इशिका के शरीर पर काफी जख्म भी थे। इशिका को मारने के बाद रोहन और राजेंद्र ने इशिका का मोबाइल, सोने की चेन और बाकी गहने और स्कूटी चोरी कर ली और इन सभी सामान के साथ रोहन रायगढ़ पहुंच गया। रोहन ने चोरी इसलिए की थी ताकि लोगों को देखने पर ऐसा लगे कि यह मामला चोरी से जुड़ा हुआ है और चोर ने ही चोरी करते वक्त इशिका को मारा है। इसी प्लानिंग के साथ रोहन रायगढ़ पहुंचा और फिर यहाँ से शिवरी नारायण और वहां से कवर्धा पहुंचा, जहां अपने दोस्तों से मिलने के बाद मुंगेली जाते समय रास्ते में पुलिस ने रोहन को अरेस्ट कर लिया और आसपास छानबीन करने के बाद पुलिस को वारदात में लूटी गई स्कूटी, मोबाइल और ज्वेलरी भी मिल गई और इसके बाद ही पुलिस ने राजेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच पड़ताल के दौरान ये भी पता चला कि इशिका के मरने से पहले इशिका ने अपने पिता गोपाल शर्मा से वीडियो कॉल पर बात की थी और ये बात करीब 15 मिनट तक हुई और इस वक्त तक भी इशिका काफी खुश नजर आ रही थी, इसलिए पिता को भी किसी खतरे की या डर की कोई चिंता दिखाई नहीं थी, इसलिए गोपाल शर्मा भी बेफिक्र हो गए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये वीडियो कॉल उनकी बेटी की आखिरी कॉल है। वो इसके बाद अपनी बेटी को अब कभी भी देख नहीं पाएंगे, उससे बात नहीं कर पाएंगे। इशिका को रोहन और राजेंद्र ने मारने से पहले इतनी तकलीफ दी कि सबूत उसके शरीर पर साफ नजर आ रहे थे। गालों पर निशान थे, गले पर भी उंगलियों के निशान थे और ये सब हैवानियत इन दोनों ने नशे की हालत में दिखाई थी। दोनों ही शराब के नशे में चूर थे और बताया तो ये भी किया कि रोहन ने यह प्लानिंग एक हफ्ते पहले की थी, लेकिन जब होटल से आने के बाद उसने दोबारा इशिका को फोन पर बात करते हुए देखा तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में इशिका की जान ले ली। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद रोहन और राजेंद्र पर 302 और 397 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और 14 फरवरी 2023 को कोर्ट के सामने पेश किया गया और फिर जेल की सलाखों के पीछे इन्हें भेज दिया गया। फिलहाल दोनों ही अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं और जेल में बंद हैं। दोस्तों, आपको ये केस फाइल कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।